वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट करेंगे। तो एडोलेसेंस को हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था की उम्र में जो है एक जो टीनेजर होते हैं उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, तो चैप्टर 10 में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। तो किसी भी बच्चे का जो लिंग है उसे कैसे निर्धारित करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। अब नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा कैसे उसका जन्म होता है, फिर जैसे ही समय पास होता है, टाइम निकलता है, वो बच्चे से जो न्यू बोर्न बेबी है वो धीरे धीरे जो है एक चाइल्ड में बदल जाता है। और कुछ समय बाद जो है 11 से जैसे वो 11 वर्ष का होता है और 11 वर्ष से लेकर जो 19 या 19 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है ये इसे एडोलेसेंस कहते हैं या एडोलेसेंट पीरियड भी इसे कहा जाता है। या इन बच्चों को यहाँ पर टीनेजर्स कहते हैं जो कि 11 से लेकर 19 साल के होते हैं। और इस टाइम पर जो है बच्चों की या टीनेजर्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता है। और ये चैप्टर 10 जो है इसमें आपकी बॉडी में होने वाले बहुत सारे चेंजेस जो किन वजह से होते हैं और किस लिए होते हैं इनके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है। और ये जो है आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और रिप्रोडक्शन और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल ना किया जाए या उसमें कुछ इरेगुलेशन हो जाए तो बच्चे के जन्म से लेकर उसके बर्थ के बाद या बर्थ के समय जो है कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इससे जो है कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वृद्धि और विकास होता है, वो प्रभावित होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। अब हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अ ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट्स एंजाइम और हार्मोन्स। तो ऐसी ग्लैंड जो कि मतलब ग्लैंड्स का ऐसा ग्रुप ऐसी ग्लैंड जिसमें सेल्स का ग्रुप होता है और ये सेल्स का ग्रुप क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। तो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे मुंह में जो लार होती है, सलाइवा होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। और एक्सो का मतलब होता है जो आउटसाइड पर हो या एक्सटर्नल हो, और एंडोक्राइन क्या होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, एक्सोक्राइन जो होती है बॉडी पर होती है, तो हम देख सकते हैं। और इसमें भी ये भी सेल्स से बनी होती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे मिलती हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बनाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर होती है और ये हमारी बॉडी के बाहर होती हैं। और इन सभी का क्या काम होता है, ये हार्मोन्स को और एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। तो हम मुंह में जो लार है या पानी जो होता है वो क्या है, एक टाइप का एंजाइम है जिसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा, टाइलिन, ये सब ये एंजाइम्स हैं। और ये जो है ग्लैंड्स इन एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेट्स करती हैं। ये क्या होते हैं, एक टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है केमिकल्स पाए जाते हैं।
तो हर वो ऑर्गन्स जो कि इंटरनल होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि केमिकल्स हैं। ठीक है। और केमिकल्स का क्या काम करते हैं, केमिकल्स करते क्या है, हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम जो फंक्शन करते हैं उनको आसान बनाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करती है। इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड आपको यहाँ दिखेगी किडनी के इधर। और ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और खाने को जो हमारी बॉडी में जो फूड है जब स्टमक में जाता है तो इसका पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है। तो ये पैंक्रियाज जो होता है ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और ये क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, और भोजन को बेसिक फॉर्म में चेंज कर देती है। तो पेट में जो हमारा भोजन है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, फिर वो बेसिक फॉर्म में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। और ऐसी ग्लैंड्स जो कि बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और ओवरी ये फीमेल में पाई जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था टेस्टिस जो है मेल में पाया जाता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और मुंह में जो पाए जाने वाला जो सलाइवा है, और ये जो कि हमारे माउथ में पाए जाने वाले डक्ट्स की हेल्प से रिलीज होता है, इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एक ही ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाने वाले एंजाइम को हम देख सकते हैं, अदर जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इसके बीच के ब्रेन और इसका स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहता है उसको बनाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ये मास्टर ग्लैंड होती है, सारे ग्लैंड की जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। और इनके सभी के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अब हर हार्मोन का एक डेफिनेट फंक्शन होता है, और ये जो है जब भी कोई पर्टिकुलर टिश्यूज या सेल जब हैं उन पर कार्य करते हैं। ठीक है। ऐसी सेल्स जिसमें जो हार्मोन्स हैं वो टारगेट सेल्स की तरह काम करते हैं, उनका एक टारगेट है कि हमें ये फंक्शन करना है। और ये हार्मोन अगर एक बार सिक्रीट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू जो है टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं और उन पर एक्ट करते हैं या एक्शन लेते हैं। ठीक है। और इनको रेगुलेट और कंट्रोल, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब इनके फंक्शंस हम देखेंगे, इन ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये ब्रेन में पाई जाती है। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है, ये मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद जो है हमारी जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और मिल्क प्रोडक्शन होता है, और इसी से बेबी की फीडिंग करवाई जाती है। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है बना के रखता है, उसका संतुलन बना रखता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देता है, कंट्रोल करता है, इरेगुलेशन नहीं आने देता है बॉडी में। अगर अननेसेसरीली हमारे बॉडी का कोई पार्ट बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है उस ऑर्गन के द्वारा किए जाने वाले फंक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, या इस ग्लैंड में क्या है, कुछ असमानताएं आ गई हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये थायराइड हार्मोन को भी सिक्रेट करता है, टीएचएस हार्मोन को सिक्रेट करता है। और सिक्रेट करना मतलब निकालना होता है, या इसको स्त्रावित करना, रिलीज करना। तो टी जो है, टी फॉर थायराइड, एस फॉर स्टिमुलेटिंग एंड एच फॉर हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को भी प्रभावित करता है। ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड जो कि
ये वाली जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये जो है थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है, और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो उसको भी कंट्रोल स्टिमुलेट्स करने का बढ़ावा देने का, स्टिमुलेट करना या अग्रसर करने का जो काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। अब थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ये जो भी थायरोक्सिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, तो ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। और इससे क्या होता है, अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिक नाम के हार्मोन्स को रिलीज ना करे तो क्या होगा, हमारे गले का जो आकार है वो एक मटके के शेप का हो जाएगा और गॉइटर हो जाएगा हमारे गले में। और ये कंडीशन कब आती है, जब हम नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो हमारी डाइट जो होती है उसमें अगर प्रॉपर मात्रा में जो है कॉमन सॉल्ट यूज़ ना किया जाए तो गॉइटर जैसी क्योंकि नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से जो है गॉइटर नाम की बीमारी होती है। और जब हम डाइट में नमक कम ले रहे हैं और ऐसा नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा कम है, तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, और इस केस में गॉइटर होता है। ठीक है। और अब नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी किडनी पर पाई जाती है, और ये एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के स्ट्रेस को, हमारी जो उदासीनता है, हम उदास होते हैं, हमें जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है और डर जो आता है, तो इसके साथ ये क्या करती है, ये इससे संबंधित है। तो सभी को कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करती है। और जैसे हमको गुस्सा आता है या हम उदास हो जाते हैं और तनाव में होते हैं या डर लगता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन तेजी से करने लग जाती है। अब नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है पेट के नीचे होते हैं, और ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ये हमारी बॉडी में ब्लड और शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर पेंक्रियाज जो है फेल हो जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, तो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक टाइप की सिंपल शुगर है। तो इसका लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है कि जो पर्सन है, नॉर्मल पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है। तो इंसुलिन में क्या होता है, एक मिनरल जो है होता है जिंक नाम का जो मिनरल होता है। हमारी बॉडी में मिनरल की कम आवश्यकता होती है, लेकिन ये कम मात्रा में इन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और इनकी भी मात्रा पूरी ना हो पाए, यानी कम मात्रा में जो मिनरल्स हमें चाहिए वो भी अगर नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनका अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में। इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन कम होती है, और कम मात्रा भी अगर हमारी बॉडी को ना मिले तो तरह तरह की बीमारियां हमें होती हैं। तो इंसुलिन जो है ये जो है जिंक मिनरल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जिंक की कमी आ गई तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बना तो हमारे ब्लड में जो शुगर की या जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज एक टाइप की शुगर ही होती है। ठीक है। तो डायबिटीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज फीमेल में पाई जाती है, टेस्टिस मेल में पाया जाता है। ठीक है। तो ओवरीज जो है ये हमारी लोअर ऑब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है फीमेल की, और ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसका क्या काम होता है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये ऑस्ट्रोजन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है, और ओवा प्रोडक्शन को, यानी जो एग्स प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करती है, और ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बच्चे के बर्थ के समय जो है, बेबी के बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और उसको ओवरीज जो है बच्चे के जन्म के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिससे कि बच्चे के जन्म में आसानी हो सके। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही पेनफुल होती है, इसमें लेबर पेन्स आते हैं। अब टेस्टिस जो है ये मेल में पाया जाता है, या ओवरीज जो होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है फीमेल में, लेकिन टेस्टिस जो होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटीज़ और स्क्रोटल सेक्स में पाए जाते हैं, जो कि आउटसाइड होते हैं मेल में। और ये टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो है स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसको कंट्रोल करता है, और ये मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
डू एनिमल्स ऑल्सो सिक्रेट हार्मोन्स, क्या एनिमल्स भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एनिमल जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह से हम करते हैं। और हमने प्रीवियस चैप्टर में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पढ़ी है कि जो लार्वा है वो कैसे टेडपॉल में और टेडपॉल कैसे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में होती है, जैसे कि मॉस्क्यूटो है, बटरफ्लाइज जो है, इनकी जो प्रोसेस है वो इनके द्वारा कंट्रोल होती है। और बटरफ्लाइज हैं, मॉस्क्यूटो हैं, इनमें ये जब किसी को काटते, सॉरी, ये जो मॉस्क्यूटो अगर किसी को काटते भी तो भी वो क्या रिलीज़ करते हैं? हार्मोन रिलीज़ करते हैं। वो एक प्रकार का केमिकल ही होता है और इस वजह से हमें मलेरिया होता है। और बटरफ्लाइज जो है ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और इनमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इनकी बॉडी के जो फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उन्हें इंसेक्ट हार्मोन्स कहा जाता है। नाउ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस क्या है? तो ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो है इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए ये हमें कैपेबल बनाती है। इसे प्यूबर्टी कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी बच्चा जो है अगर प्यूबर्टी वाली स्टेज में है तो वहाँ पर बॉडी क्या होती है? रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है। और द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो ऐसा समय जीवन का जिसमें कि जो है किसी भी बच्चे की बॉडी या टीनेजर्स की जो बॉडी होती है उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप होती है। एज को जो है, इस समय को या जीवन के इस काल को एडोलेसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 11 साल से लेकर जो है 18 और 19 ईयर्स की होती है। और इस एज में आने वाले जो बच्चे होते हैं जो कि जैसे कि 13 टू 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो, उन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं या किशोर बालक कहते हैं। और जिस अवस्था से वो गुजर रहे हैं, जो कि ऐसे बच्चे जो कि 11 से 19 वर्ष के या 13 से 19 वर्ष के हैं, उन्हें हम एडोलेसेंस कहते हैं, या उनकी जो स्टेज होती है उसे एडोलोसेंट कहते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस जो होती है, एडोलेसेंस को किशोरा अवस्था कहा जाता है और एडोलेसेंट को किशोर बालक कहते हैं। तो किशोर बालक को टीनेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब किशोरावस्था में बालकों के शरीर में कई प्रकार से परिवर्तन आते हैं, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जो है, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट सेवरल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल। तो अगर प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी से ह्यूमन बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस बल्कि जो है भावनात्मक और बौद्धिक परिवर्तन भी आता है। वैन एज एडोलेसेंस बिकम ए सेक्शुअली मेच्योर, जैसे ही जब भी कोई बच्चे जो है सेक्शुअली मेच्योर हो जाते हैं, किशोर बालक जो है, तो प्यूबर्टी को हम क्या बोलेंगे कि प्यूबर्टी इज सेड टू हैव कम टू एंड। तो प्यूबर्टी जो है वो एंड होने वाली है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन्स अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। तो लड़कों की कंपैरिजन में लड़कियों में जो किशोरावस्था है वो 1 या 2 साल पहले आ जाती है। और फिर भी जो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफरेंट होता है। इंक्रीज इन हाइट की बात करें तो आप देखेंगे द रैपिड इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज। दिस अकर्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो किशोरावस्था का पहला परिवर्तन है इंक्रीज इन हाइट। आप देखेंगे इस उम्र में बच्चे कितने तेजी से ग्रोथ करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि उनकी हाइट जो है रुक भी जाती है। तो लड़के और लड़कियों में अगर हम कंपेयर करें तो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हाइट होता है, इंक्रीज इन हाइट। इसमें हाइट कैसे बढ़ती है? जब हमारी जो आर्म्स की बोन होती है और लेग्स की बोन जो है उनमें इलोंगेशन आता है तो हाइट इंक्रीज होती है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो है इनिशियल स्टेज में जो है लड़कों की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं और बाय 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट्स। तो 18 वर्ष तक पहुँचते तक ये जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हाइट इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बॉयज़ की हाइट नहीं बढ़ती, यानी एडोलेसेंट्स में क्या होता है कि बॉयज़ की हाइट रुक जाती है, लेकिन लड़कियां जो होती हैं लड़कों से लंबी होती हैं।
और लेकिन 18 वर्ष तक पहुँचते तक या 18 वर्ष तक क्या होता है कि लड़कियों की हाइट रुक जाती है और लड़कों की हाइट जो है जब तक उनके इक्वल बढ़ चुकी होती है। द रेट of increase in height is different in different individual. Height also depends on genes inherited from the parents. So हाइट जो बढ़ती है अगर देखेंगे हर पर्सन की या लड़के या लड़कियों की हाइट जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और हाइट भी किस पर डिपेंड करती है, हमारे पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स की ये जो होते हैं हाइट भी किससे कैरी होती है, जीन्स से कैरी होती है। ये हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से या हमारे माता पिता से हमें इनहेरिटेड होते हैं और इनको कैरी करने का काम जो है जीन्स करते हैं। जीन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है डीएनए नाम के केमिकल को रिलीज करते हैं। डीएनए जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स को बनाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है ये जीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जीन्स में एलिल्स पाए जाते हैं। एलिल्स में जो ये कैरेक्टर्स होते हैं आपके जो हम हमारे माता पिता से मिलते जुलते हैं उन कैरेक्टर्स को एलिल हर अलग अलग एलिल्स में अलग अलग फिजिकल कैरेक्टर्स या अलग अलग जो हमारे अंदर इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं और वो इनहेरिटेड रहते हैं। और ये इन कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम जीन्स करते हैं। जीन्स में जो है एलिल्स के सेट रहते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसमिटेड होते हैं और इसे हेरिडिटी भी कहते हैं। जैसे कि हमारी हाइट है, बालों का रंग, आंखों का रंग अगर हमारे माता पिता से या पैटर्नल या मैटरनल दोनों साइड में किसी न किसी से मिलता है तो उसे हम इनहेरिटेड ट्राइट्स कहेंगे, यानी जन्मजात लक्षण या जन्मजात लक्षण है या पैतृक गुण हैं जो कि हमें हमारे विरासत में हमारे माता पिता से मिले हैं। फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ अ बॉडी इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड इट विथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है कि हमें एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले और इसके लिए क्या है, हमें अच्छी डाइट वाला यानी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जो कि ऐसे बच्चे जो कि ग्रोइंग ईयर्स में हैं या वो प्यूबर्टी के स्टेज में हैं, एडोलेसेंस स्टेज में हैं, तो उन्हें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, फ्रॉम द गिवन टेबल अब यहाँ पे जो टेबल दी गई है आप देखेंगे कि उसमें हाइट दी गई है, फुल हाइट लड़के और लड़की की। तो एज इन ईयर्स एज दी गई है। तो 8 ईयर जो है 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है, अगर हम लड़कों की बात करें तो 72% बढ़ती है, लड़कियों की 77%। 9 ईयर में देखेंगे आप 9 साल में लड़कों की हाइट है 75%, तो लड़कियों की कितनी 81%। 10 ईयर्स में लड़कों की हाइट 78% है तो लड़कों की हाइट 84% बढ़ती है, उनका परसेंटेज दिया गया। और 11 ईयर्स में 81% है तो गर्ल्स 88% बढ़ती है। 12 ईयर्स में 84% बॉयज़ में है तो 91% गर्ल्स का। 13 ईयर्स में अगर हम बात करें तो 88% बॉयज़ की हाइट बढ़ती है और 95% जो गर्ल्स की हाइट बढ़ती है। 14 ईयर्स में देखेंगे तो 92% बॉयज़ की है और 98% गर्ल्स की है। 15 ईयर्स में 95% बॉयज़ की है तो 99% गर्ल्स की है। 16 ईयर्स में 98% बॉयज़ की है, 99.5 गर्ल्स की। अब देखो आप यहाँ पर जो है लड़कियों की हाइट जो है 8 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स तक जो है आप देखेंगे कि जो ये 17 ईयर्स तक तो जो है लड़कों से ज़्यादा है। ठीक है, और लड़कों की हाइट आप देखोगे एज कम्पेयर टू द गर्ल्स तो क्या होगी, कम है। लेकिन 18 ईयर्स तक आते आते लड़कों की हाइट जो एकदम से बढ़ जाती है और गर्ल्स की इक्वल हो जाती है। तो दोनों की हाइट क्या हो गई, इक्वल 100% हो गई। और ये परसेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, परसेंटेज ऑफ हाइट इनटू सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी बच्चे की हाइट जो कि 8 से लेके 18 वर्ष की उम्र का है उसकी हाइट सेंटीमीटर में हम यहाँ लिखेंगे और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अब इस हाइट में लड़कों की और लड़कियों की जो हाइट है उसका परसेंटेज दिया गया है उनकी एज के सामने। अगर 8 वर्ष की लड़की की हाइट जो है सपोज सेंटीमीटर में आपको लिखना है कि वो कितने सेंटीमीटर है, तो अगर वो 120 सेंटीमीटर है अगर सपोज उसकी हाइट, तो यहाँ पर आप लिखोगे 120 सेंटीमीटर, उसका परसेंटेज अगर 72 है तो 72 से उसको डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या निकल आएगा, उनकी एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ निकल आएगी या उनका हाइट का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, हाइट जो है परसेंटेज में निकल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी शेप में जो होने वाले चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे
और वॉइस में चेंजेस होता है बॉयज़ की। और सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक्टिव होती हैं, ये भी जानेंगे। और क्या होता है जब हम मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं। तो ये टीनेजर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो टीनेजर्स की जितनी भी स्टेज होती हैं 11 से 19 वर्ष तक की, बच्चे जिन जिन स्टेज से और जो डिफरेंट चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट।